साथियों, स्वागत है आपका द हिस्ट्री वर्ल्ड विद संदीप में। तो साथियों, नेशनल मूवमेंट वाला जो पार्ट है वो हमारा पूरा हो गया है और उसमें लगभग 9-10 वीडियोस हैं जिनमें हमने इम्पोर्टेंट जो नेशनल इवेंट्स थे, नेशनल मूवमेंट के इवेंट्स थे, उनको कवर करने की कोशिश की थी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में डिसाइड कर रहा था कि क्या करना चाहिए। तभी मैंने कुछ एक साथियों के कमेंट्स पढ़े कि उन्हें एजुकेशन सिस्टम ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड इस पे कुछ कंटेंट चाहिए। हालांकि देखा जाए तो इस वाले टॉपिक के ऊपर कई सारे सवाल हर एक तरीके के एग्ज़ाम में पाए जाते हैं। ठीक है, तो उस लिहाज से ये टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आज की जो वीडियो है उसमें हमारा जो टॉपिक है वो है एजुकेशन सिस्टम ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। ठीक है, तो इसको शुरुआत करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब अंग्रेज़ों का राज था भारत में, उस दौर में भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी और भारत की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए या भारत के अंदर एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था को लागू करने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या प्रयास किए और उन उन प्रयासों के पीछे उनका असली मकसद क्या था? क्या वो सच में भारत के अंदर शैक्षिक विकास करना चाहते थे या वो अपना कोई मतलब निकालना चाह रहे थे? ठीक है, तो आज हम एजुकेशन सिस्टम ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक आम क्वेश्चन लगभग एग्ज़ाम्स में मिल जाता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? ठीक है, ये एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है जो कई सारे एग्जाम्स में हमें मिल जाता है कि हु वाज द फाउंडर और व्हेन वाज द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल फाउंडेड। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की बात करें तो जनवरी 1784 में, इन जनवरी 1784, सर विलियम जोन्स, ठीक है, सर विलियम जोन्स ने क्या किया था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। तो सबसे पहली चीज़, कब हुई इसकी स्थापना? 1784 में। ठीक है, किसने की? विलियम जोन्स ने की थी। तो सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, 1784 में की थी। और नाम से ही पता चल रहा है बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी है, तो जाहिर सी बात है इसकी स्थापना कहाँ होगी? कलकत्ता में होगी। तो 17 जनवरी 1784 में सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता में या कैलकटा में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। और ये जो सर विलियम जोन्स है, ये कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी हुआ करता था। ठीक है, तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1784 में। कहाँ पे हुई? कलकत्ता में। किसने की? सर विलियम जोन्स ने। क्यों की गई थी? इसका एम क्या था? सो इट्स मेन एम वाज टू स्टडी इंडियन लैंग्वेजेस, लिटरेचर, हिस्ट्री एंड कल्चर। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो भारतीय भाषाएं हैं उन भाषाओं का अध्ययन करना, साथ ही साथ लिटरेचर यानी भारतीय साहित्य का अध्ययन करना, भारतीय इतिहास का अध्ययन करना और भारतीय संस्कृति है उसके पहलुओं को जानना। तो भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास, भारतीय साहित्य और भारतीय भाषाओं को जानने के पर्पज से 1784 में सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स क्लियर होते हैं दोनों से। हमें ये समझ आ गया कि इसका एम क्या था, क्यों इसे इस्टेब्लिश किया गया था। द सोसाइटी प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिस्कवरिंग एंड रिसर्चिंग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का जो सबसे बड़ा योगदान था वो क्या था कि इसने बहुत सारी डिस्कवरीज की थी। ठीक है, बहुत सारी रिसर्च की थी, किसको लेके? भारत के, यानी जो भारत का जो प्राचीन इतिहास था, ठीक है, उस प्राचीन इतिहास को लेके और भारत के अंदर जो प्राचीन सभ्यताएं थी, तो इन मुद्दों को लेके एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने कई सारी रिसर्च की थी और रिसर्च के साथ साथ में कई सारी डिस्कवरीज की थी। तो नई खोज की, साथ ही साथ नया इन्वेंशन किया, किसने? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने। और इसी ने प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में कई सारी हमारी समझ को मजबूत करने की कोशिश की, साथ ही साथ जो प्राचीन सभ्यताएं थी भारत में उनको उजागर करने की और उनके ऊपर और ज़्यादा रोशनी डालने का काम किया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में। सो 1784 में सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी और ये इसके कुछ एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। इसके बाद में इस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का नाम बदल दिया गया और इस एशियाटिक सोसाइटी को क्या कहा जाने लगा? द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, तो एशियाटिक सोसाइटी को ही रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कहते हैं। 1784 में इसकी स्थापना हुई थी, सर विलियम जोन्स ने की थी, कलकत्ता में की थी। मेजर कंट्रीब्यूशन क्या है? तो इसका सबसे बड़ा योगदान ये है कि इसने प्राचीन भारत के इतिहास के कई सारे पहलुओं को उजागर किया, साथ ही साथ भारत की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनके ऊपर रोशनी डालने की कोशिश की और भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषाएं, भारतीय साहित्य और भारतीय इतिहास को लेके कई सारी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज करने का काम किया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने। इन 1789, ठीक है, 4 साल बाद में
सॉरी 5 साल बाद में विलियम जोन्स ट्रांसलेटेड अभिज्ञान शकुंतलम इनटू इंग्लिश। अभिज्ञान शकुंतलम की बात करें तो अभिज्ञान शकुंतलम एक नाटक था और इस नाटक की रचना की थी कालिदास जी ने। ठीक है, तो कालिदास जी के द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया था? तो अभिज्ञान शकुंतलम का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था सर विलियम जोन्स ने। कब किया था? 1789 में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी याद रखना पड़ेगा। So in 1789, William Jones translated Abhigyan Shakuntalam into English. It was the first Indian book translated into a European language by the Asiatic Society. Asiatic Society के द्वारा ट्रांसलेट की गई ये पहली किताब थी। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा यूरोपीय भाषा में ट्रांसलेट की गई पहली किताब का नाम क्या था? अभिज्ञान शकुंतलम था। ट्रांसलेट कौन सी भाषा में हुई? ये संस्कृत में थी, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। इसको लिखने वाले जो थे वो कालिदास थे और इसको ट्रांसलेट किया था किसने? 1789 में जाके विलियम जोन्स ने किया था, जो कि एशियाटिक सोसाइटी के फाउंडर थे। तो एशियाटिक सोसाइटी ने जिस किताब को, जो पहली किताब इंग्लिश में ट्रांसलेट की थी, वो कौन सी थी? तो वो अभिज्ञान शकुंतलम थी। ठीक है, और इसको ट्रांसलेट करने का काम किया था विलियम जोन्स ने 1789 में। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे। इन 1792 ही पब्लिश्ड एन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ मनुस्मृति। मनुस्मृति की अगर बात करें, ठीक है, तो इसमें हिंदू सोसाइटी को लेके रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं। जो स्मृति है ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी और इसको लिखा गया था 200 बीसी से लेके 200 सीई तक, यानी 200 ईस्वी पूर्व से लेके 200 ईस्वी तक का जो काल है वो इसका रचना काल है। मनुस्मृति संस्कृत में लिखी गई थी और इसको ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसी मनुस्मृति में जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसके बारे में वर्णन किया गया है और सोसाइटी को कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है उनके बारे में एक डिटेल डिस्क्रिप्शन मनुस्मृति में दिया गया है। तो मनुस्मृति का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया था? तो 1792 में मनुस्मृति का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ था। किया किसने था? सर विलियम जोन्स ने किया था। किस नाम से किया था? इंस्टीट्यूट्स ऑफ हिंदू लॉज। तो इंस्टीट्यूट्स ऑफ हिंदू लॉज ये टाइटल था मनुस्मृति का, जो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई थी। तो मनुस्मृति का इंग्लिश में ट्रांसलेशन 1792 में विलियम जोन्स ने किया था और जिस टाइटल के तहत किया गया था वो टाइटल था इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉज। हालांकि मनुस्मृति का ट्रांसलेशन पहले भी हो चुका है। ठीक है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो विलियम जोन्स जो हैं उन्होंने जयदेव का एक ग्रंथ है जिसे हम कहते हैं गीत गोविंद। ठीक है, गीत गोविंद ये किसने लिखा था? जयदेव ने लिखा था। तो जयदेव का ये जो ग्रंथ है गीत गोविंद, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था 1792 में। किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने। तो अभी तक हमारे सामने क्या है? अभिज्ञान शकुंतलम को ट्रांसलेट किया गया 1789 में, 1792 में अभिज्ञान शकुंतलम को 1789 में और 1792 में मनुस्मृति और गीत गोविंद, इन दोनों का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के फाउंडर विलियम जोन्स ने। ठीक, तो ये कई सारी बातें हमारे सामने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के बारे में। अभी मैंने आपको ये बताया कि मनुस्मृति का ट्रांसलेशन पहले भी इंग्लिश में हुआ था। ठीक है, लेकिन 1789 में सर विलियम जोन्स ने भी किया था और टाइटल क्या रखा था? टाइटल रखा था इंस्टीट्यूट्स ऑफ हिंदू लॉज। तो जो पहले इसका ट्रांसलेशन हुआ मनुस्मृति का, वो कब हुआ था और किसने किया था? सो द फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ मनुस्मृति वाज मेड बाय नथानियल ब्रेसे हेलहेड। नथानियल ब्रेसे हेलहेड ने 1776 में मनुस्मृति का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था एंड दिस वाज द फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ मनुस्मृति। ठीक है, बाय एन यूरोपियन। तो किसी यूरोपीय के द्वारा किया गया ये पहला अंग्रेजी अनुवाद था मनुस्मृति का। कब हुआ था पहला अंग्रेजी अनुवाद? 1776 में। करने वाले कौन थे? नथानियल ब्रेसे हेलहेड। ठीक है, और 1776 में, ये याद रखेंगे। और उस टाइम मनुस्मृति का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके लंदन से इसको पब्लिश किया गया था और जो टाइटल रखा गया था इसका, वो टाइटल रखा गया था अकॉर्ड ऑफ जेंटू लॉज। तो ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि अकॉर्ड ऑफ जेंटू लॉज किसका इंग्लिश ट्रांसलेशन था? तो अकॉर्ड ऑफ जेंटू लॉज जो था वो मनुस्मृति के इंग्लिश वर्जन का ट्रांसलेशन था। अकॉर्ड ऑफ जेंटू लॉज जो है वो मनुस्मृति के इंग्लिश वर्जन का टाइटल था और मनुस्मृति के इंग्लिश वर्जन के इस टाइटल का ट्रांसलेशन 1776 में किया था। करने वाला कौन था? नथानियल ब्रेसे हेलहेड, और ये फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन था।
तो दो हो गए। एशियाटिक सोसाइटी जब हमने पढ़ा तो हमने कहा सर विलियम जोन्स ने भी ट्रांसलेट किया था, पर उन्होंने किया 1789 में, और उन्होंने जिस टाइटल जो टाइटल दिया था इंग्लिश वर्जन को मनुस्मृति के, वो दिया था इंस्टीट्यूट्स ऑफ हिंदू लॉज। जबकि पहला इंग्लिश ट्रांसलेशन मनुस्मृति का हुआ था 1776 में, नथानियल ब्रेसे हेलहेड ने किया था, और उन्होंने नाम दिया था अकॉर्ड ऑफ जेंटुलोस। ठीक है। अब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की तर्ज पे कई सारे अलग अलग इलाकों में भी एशियाटिक सोसाइटीज़ की स्थापना हुई थी, उनको भी देख लेते हैं। तो अदर एशियाटिक सोसाइटीज़ कौन सी हैं? 1804 में, 1804 की अगर हम बात करें तो 1804 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना की गई थी। ठीक है। सो व्हेन वाज द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे फाउंडेड और इस्टेब्लिश? सो इन द ईयर 1805, 1804 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना की गई थी। और ऐसे ही 1823 में लंदन के अंदर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इसकी स्थापना की गई थी। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की बात करें, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की बात करें, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की बात करें, तो सबके हमारे पास में ईयर्स हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना 1823 में हुई। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1804 में हुई। मनुस्मृति का पहला इंग्लिश ट्रांसलेशन अकॉर्ड ऑफ जेंटुलोस के नाम से किया गया था। ट्रांसलेशन करने वाले थे नथानियल ब्रेसे हेलहेड, और 1776 में ट्रांसलेशन किया था। सर विलियम जोन्स ने मनुस्मृति का ट्रांसलेशन 1792 में किया था। उन्होंने टाइटल दिया था इंस्टीट्यूट्स ऑफ हिंदू लॉज। अभिज्ञान शकुंतलम का ट्रांसलेशन सर विलियम जोन्स ने किया था 1789 में। ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें याद रखनी पड़ेंगी। और सर विलियम जोन्स कौन है? सो ही वाज द फाउंडर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी, 1784 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था स्थापना के पीछे? तो स्थापना के पीछे मूल उद्देश्य ये था कि जो भारतीय भाषाएं हैं, भारतीय संस्कृति है, भारतीय इतिहास है, भारतीय साहित्य है, उसका अध्ययन करना है। और इसी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को बाद में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के नाम से जाना गया। और इसने भारतीय इतिहास और भारतीय प्राचीन सभ्यताओं के बारे में कई सारी डिस्कवरीज और कई सारी रिसर्च की थी। सो दिस वाज द होल इंफॉर्मेशन ऑन द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल प्लस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे एंड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन 1823, बॉम्बे 1804, बंगाल 1784। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्लाइड में सबसे पहले रखा गया है। इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। नाउ अर्ली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। अब हम पढ़ेंगे भारत के अंदर जो प्रारंभिक शैक्षिक संस्थाएं थी उनके बारे में। तो प्रारंभिक शैक्षिक संस्थाओं की अगर बात करें तो 1781 में गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स की अगर हम बात करें, सो ही वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये बंगाल का अंतिम गवर्नर था और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। 1781 में इसने क्या किया था? इसने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। कहाँ पे की होगी? तो जाहिर सी बात है, नाम से पता चल रहा है कलकत्ता में। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की थी? तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना कलकत्ता में वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी। और वॉरेन हेस्टिंग्स कौन था? सो ही वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एट दैट टाइम। ये बंगाल का गवर्नर जनरल था। और इसी इंसान को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कहा जाता है और बंगाल का अंतिम गवर्नर कहा जाता है। अच्छा, कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब हुई? तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना हुई थी 1781 में। कहाँ पे? कलकत्ता में। स्थापना करने वाला कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल बहुत एग्जाम्स में पूछा गया है। अब वॉरेन हेस्टिंग्स की अगर बात करें तो इसको अरबी भाषा बोलनी आती थी, फारसी आती थी, बंगाली लैंग्वेज भी ये जानता था। 1781 के बाद अगर हम देखें तो 10 साल बाद में 1791 में क्या होता है? जोनाथन डंकन डंकन जो है, जोनाथन डंकन ने बनारस के अंदर एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है कि हु फाउंडेड द संस्कृत कॉलेज इन बनारस? हु फाउंडेड द संस्कृत कॉलेज एट बनारस? या फिर बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो जोनाथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। कहाँ पे? बनारस में। और कब की थी? 1792 में। तो इस स्लाइड में दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो ये, कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की? तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी वॉरेन हेस्टिंग्स ने। कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब की गई थी? तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में की गई थी। कलकत्ता मदरसा की स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। ठीक है। उसके बाद में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी?
तो बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी जोनाथन डंकन ने। कब की थी? 1791 में। कहाँ की गई होगी? तो जाहिर सी बात है बनारस में की गई होगी, ठीक है, जिसको आज हम वाराणसी के नाम से भी जानते हैं, काशी भी कहते हैं। The Calcutta Madrasa and Banaras Sanskrit College were established to train Indians who could help in the administration of law in the company courts. कंपनी के जो कोर्ट्स थे भारत में, उन कोर्ट्स के अंदर उन कोर्ट्स के अंदर प्रशासन को चलाने के लिए कंपनी को भारतीयों की ज़रूरत थी। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो कलकत्ता मदरसा की स्थापना की और जोनाथन डंकन ने जो बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना की, इसके पीछे मोटो क्या था, उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य यही था कि इन दोनों जगहों पे कंपनी को जिन भारतीयों प्रशिक्षित भारतीयों की ज़रूरत है उन्हें ट्रेन किया जा सके। अच्छा, कंपनी को प्रशिक्षित भारतीयों की ज़रूरत कहाँ थी? तो कंपनी के जो कोर्ट्स थे उन कोर्ट्स के प्रशासन को चलाने के लिए कम तनख्वाह में भारतीयों की ज़रूरत थी। तो कंपनी ने अपना ये उद्देश्य पूरा करने के लिए कलकत्ता में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की और बनारस में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की, ठीक है। संस्कृत कॉलेज से हिंदू लॉज को जानेंगे, कलकत्ता मदरसा में जो मुस्लिम लॉज हैं उनको जानेंगे। तो भारत में शिक्षा व्यवस्था को लेके सुधार तो हो रहा है, पर उद्देश्य क्या है? कंपनी अपने हितों को, अपने स्वार्थों को पूरा करना चाह रही है। और सबसे बड़ा स्वार्थ क्या है कि कंपनी के जो कोर्ट्स हैं उन कोर्ट्स का प्रशासनिक कार्यभार संभालने के लिए कंपनी को भारतीयों की ज़रूरत है, क्योंकि अगर अंग्रेज़ों को बुलाएंगे तो पहली बात तो यही है कि यहाँ की आबादी कैसी है, हिंदू और मुस्लिम हैं ज़्यादातर, ठीक है, और हमारी भाषाएं अलग हैं। और कंपनी अगर अपने ऑफिसर्स को इंग्लैंड से बुलाती है तो उनकी भाषा अलग है, फिर उन्हें ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी, तो एक कम्युनिकेशन गैप भी बनेगा। इसलिए कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि भारत से ही कुछ एक लोगों को प्रशिक्षित करके, ट्रेन करके अपना काम को निकाला जाए। लेकिन इस सब का फ़ायदा किसने उठाया? इस सब का फ़ायदा उठाया हमारे नेशनल मूवमेंट के लीडर्स ने, और भारत के अंदर जो सुधारवादी लोग हैं जिनको हम रिफॉर्मिस्ट भी कहते हैं, उन लोगों ने इसका फ़ायदा उठा के इंडियन सोसाइटी को अवेयर करना शुरू किया और उसके बाद इंडियन सोसाइटी को यूनाइट करना शुरू किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ नेशनल मूवमेंट के लिए एक बेस तैयार करने की कोशिश की। तो याद रखेंगे, कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में, बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में, कलकत्ता मदरसा की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स ने, और बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन ने, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने 1784 में कलकत्ता में, ठीक है। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1804 में, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना लंदन में 1823 में। तो इसमें इनके नाम आ जाएंगे संस्थाओं के, किसने फाउंड किया वो आ जाएंगे और हमें मैच करने पड़ सकते हैं या सीधा डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इसलिए ये ज़रूरी है, ठीक है। तो 1781 में कलकत्ता मदरसा और 1791 में क्या हुआ? बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना। 1800 की बात करते हैं। इन 1800 लॉर्ड वेलेजली कौन है? ही वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो लॉर्ड वेलेजली जो है ये कौन था? ये बंगाल का गवर्नर जनरल था। और इसने क्या किया था? कलकत्ता के अंदर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। तो ये सवाल भी बहुत बार पूछा जाता है कि हु फाउंडेड द फोर्ट विलियम कॉलेज? हु फाउंडेड द फोर्ट विलियम कॉलेज? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने की थी। ये लॉर्ड वेलेजली वही है जो सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी लेके आया था 1798 में, ठीक है। लॉर्ड वेलेजली 1798 में सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी लेके आया था। तो लॉर्ड वेलेजली ने क्या किया? 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। क्यों की थी भाई? क्या भारत में मजबूत शैक्षिक व्यवस्था स्थापित करना चाह रहे थे? बिल्कुल नहीं। कि किस लिए की थी? फॉर द एजुकेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी सिविल सर्वेंट। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सिविल सर्वेंट्स थे उन अधिकारियों की एजुकेशन के लिए कलकत्ता के अंदर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। और ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज था इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में हुई। और 1800 में इसकी स्थापना करने वाला कौन था? लॉर्ड वेलेजली, जो कि उस समय का तत्कालीन बंगाल का गवर्नर जनरल था। और यही लॉर्ड वेलेजली 1798 में सहायक संधि यानी सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी लेके आया था। तो वेलेजली को इस वजह से भी जानते हैं। अगेन दिस फैक्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इस पूरी की पूरी वीडियो के अंदर ज़्यादातर जो पॉइंट्स हैं वो टू द पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई हेर फेर नहीं, ठीक। इट्स फर्स्ट प्रिंसिपल वाज हेनरी थॉमस कोलब्रुक। हेनरी थॉमस कोलब्रुक को फोर्ट विलियम कॉलेज का पहला प्रिंसिपल बनाया गया था।
किसको बनाया गया था? हेनरी थॉमस कोलब्रुक को फोर्ट विलियम कॉलेज का पहला प्रिंसिपल बनाया गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में हुई थी। करने वाला कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली था। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो सीरीज में आती है अगला साल 1820, यानी 20 साल बाद। 20 साल बाद क्या हुआ? बिशप कॉलेज की स्थापना की गई थी। बिशप कॉलेज की स्थापना किसने की थी? डेविड हेयर ने की थी। तो ये सवाल भी पूछा जाता है। यानी अभी तक जितने पॉइंट्स हमने पढ़े हैं ये सारे के सारे टू दी पॉइंट्स क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग स्टेट्स में पूछे गए हैं। ठीक है। तो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंगसन, कलकत्ता मदरसा। जोनाथन डंकन, संस्कृत कॉलेज इन बनारस। और लॉर्ड वेलेस्ली, फोर्ट विलियम कॉलेज इन कैलकाटा इन द ईयर 1800। उसके बाद बिशप कॉलेज इन द ईयर 1820 बाय डेविड हेयर। तो ये सारे के सारे फैक्ट्स हमको याद रखने पड़ेंगे। आगे अगर हम देखें 1817 की बात हो रही है। 1817 में क्या हुआ? राजा राम मोहन राय ने 1817 में राजा राम मोहन राय ने, डेविड हेयर ने, अलेक्जेंडर डफ, डेविड हेयर, राजा राम मोहन राय, इन्होंने 1817 में क्या किया था? दे इस्टेब्लिश्ड द हिंदू कॉलेज। ठीक है। तो ये सवाल भी पूछा जाता है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना करने वाले कौन कौन थे? राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर अभी पढ़ के आए हैं हम, कौन थे जिन्होंने बिशप कॉलेज की स्थापना की थी 1820 में? तो डेविड हेयर, राजा राम मोहन राय और अलेक्जेंडर डफ, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी 1817 में कलकत्ता के अंदर। ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। राजा राम मोहन राय की बात करें तो इन्हें आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। भारत में सुधारवाद का जनक भी कहा जाता है। ठीक है। और इन्हीं के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया था। सती प्रथा को जब प्रतिबंधित किया गया था तो उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक्ट। ठीक। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन से भी सवाल आते हैं कि सती प्रथा को अबोलिश करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक। सती प्रथा को अबोलिश कब किया गया था? कब खत्म किया गया था? 1829। किसके सहयोग से खत्म किया गया था? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय कौन थे? तो इन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ठीक है। इन्हें भारत में सुधारवाद का जनक कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डफ, इन्होंने 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी कलकत्ता में। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेटर इट बिकेम प्रेसिडेंसी कॉलेज। राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ ने जिस हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी बाद में इसे प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से जाना गया था। एंड इट वाज द फर्स्ट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। भारत में ये पहला हायर एजुकेशन देने वाला इंस्टीट्यूट था, यानी उच्च शिक्षा संस्थान के लिहाज से भारत में स्थापित किया गया पहली संस्था कौन सी थी? हिंदू कॉलेज थी। 1817 में इसकी स्थापना हुई। राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के प्रयासों से इसकी स्थापना हुई थी। कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई और बाद में इसको प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से जाना गया। और ये भारत में फर्स्ट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन था। ठीक है। और इसमें सारी की सारी जो शिक्षा व्यवस्था थी उस व्यवस्था का आधार क्या था? तो वेस्टर्न एजुकेशन। तो पश्चिमी शिक्षा पर आधारित भारत की पहली उच्च शिक्षण संस्था का नाम क्या था? तो वो नाम था हिंदू कॉलेज, जिसको बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज कहा गया, जिसकी स्थापना 1817 में हुई। स्थापना करने वाले राजा राम मोहन राय, अलेक्जेंडर डफ और डेविड हेयर थे। ठीक है। डेविड हेयर जिन्होंने बिशप कॉलेज की स्थापना की थी 1820 में। क्लियर है? तो ये याद रखेंगे। 1824 की बात करते हैं साथियों। लॉर्ड एमहर्स्ट इस्टेब्लिश द गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज। लॉर्ड एमहर्स्ट ने गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। कब की थी? 1824 में। 1834 में एल्फिंस्टन कॉलेज वाज इस्टेब्लिश्ड इन बॉम्बे। बॉम्बे या मुंबई में एक कॉलेज की स्थापना की गई थी। कब? 1834 में। और उस कॉलेज का नाम क्या था? वो कॉलेज का नाम क्या था? एल्फिंस्टन कॉलेज था। ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट लॉर्ड विलियम बेंटिंक। विलियम बेंटिंक की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया कि ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यह भारत का पहला गवर्नर जनरल था और इसी को बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी कहा जाता है। और यही वो इंसान है जिसने 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था भारत में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। ठीक है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक की बात करते हैं। इन्होंने क्या किया था? 1835 में ही लेड द फाउंडेशन ऑफ कैलकाटा मेडिकल कॉलेज। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी, जिसको कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता है। तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने की? विलियम बेंटिंक ने की थी। कब की थी? 1835 में की थी।
विलियम बेंटिंक कौन था? तो सती प्रथा को भारत में प्रतिबंधित करने वाला भारत का पहला गवर्नर जनरल और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था, जिसने 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, और 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है। एल्फिंस्टन कॉलेज की स्थापना बम्बई या मुंबई में की गई थी, कब? 1834 में। और लॉर्ड एमहर्स्ट ने गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी, कब? 1824 में। और भारत का वेस्टर्न एजुकेशन पे बेस्ड पहला हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट कौन सा था? तो वो था हिंदू कॉलेज, जिसे प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से जाना गया था। और इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डफ ने 1817 में कलकत्ता में की थी। ठीक है। सो ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं 1847 की, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी हाल ही में राजस्थान फर्स्ट ग्रेड में इससे जुड़ा हुआ सवाल आया था कि एक तरफ आईआईटीज के नाम दे दिए गए, दूसरी तरफ उनके ईयर्स दे दिए गए, इस तरीके का सवाल था। ठीक है। तो इन 1847 जेम्स थॉमसन, याद रखना भारत के अंदर कई सारी आईआईटीज हैं, उसमें जो सबसे पहले जिस आईआईटी की स्थापना हुई थी वो थी आईआईटी रुड़की। तो ये पूछ लिया गया है, क्योंकि जब एजुकेशन सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो इस तरीके के सवाल ही आते हैं। तो भारत में पहला आईआईटी कौन सा था? तो भारत में पहला आईआईटी था आईआईटी रुड़की। इसकी स्थापना कब हुई? 1847 में। स्थापना किसने की थी? तो स्थापना की थी जेम्स थॉमसन ने। जेम्स थॉमसन ने 1847 में द रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज एट रुड़की, इसकी स्थापना की थी, जिसे आजकल हम आईआईटी रुड़की के नाम से जानते हैं। तो आईआईटी रुड़की सारी की सारी आईआईटीज में सबसे पुराना है। ठीक है। तो द रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसने की? रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना 1847 में जेम्स थॉमसन ने की थी, और इसकी स्थापना उत्तराखंड के रुड़की में हुई थी। ठीक है। तो भारत की सबसे पुरानी आईआईटी कौन सी है? आईआईटी रुड़की, याद रखेंगे। तो 1817 में हिंदू कॉलेज, जो प्रेसिडेंसी कॉलेज बना, फाउंडर राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ थे। पहला हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन था जो वेस्टर्न एजुकेशन पे बेस्ड था। 1824 में लॉर्ड एमहर्स्ट ने गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। 1834 में एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में स्थापना हुई। 1835 में विलियम बेंटिक ने क्या किया था? इन्होंने कैलकाटा मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। और 1847 में जेम्स थॉमसन ने द रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की थी, जो आईआईटी रुड़की के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा लड़कियों के लिए एजुकेशन की अगर बात करें, गर्ल्स एजुकेशन की बात करें, तो गर्ल्स एजुकेशन के फील्ड में भी काम हुए थे, और एक मान्यवर थे जिनका नाम था जेईडी बेथुन। तो बेथुन साहब ने इंडियन गर्ल्स के लिए कलकत्ता में एक स्कूल खोला था। ठीक है। तो गर्ल्स एजुकेशन को लेके ये एक फर्स्ट इनिशिएटिव लिया गया था। तो गर्ल्स एजुकेशन के लिए पहला स्कूल किसने खोला था? जेईडी बेथुन ने खोला था। कब? 1849, यानी दी रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की जब स्थापना हुई थी उसके 2 साल बाद। तो रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना 1847 में हुई, जेम्स थॉमसन ने की थी। तो 2 साल बाद यानी 1849 में कलकत्ता में जेईडी बेथुन ने गर्ल्स की एजुकेशन के लिए पहला स्कूल खोला था। ठीक है, ये याद रखेंगे। और कहते हैं कि जेईडी बेथुन की जब डेथ हो गई थी तो उसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने बेथुन स्कूल को बेथुन कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया था। So in 1849, JED Bethune opened a school for Indian girls in Calcutta. याद रखेंगे, ये सवाल पूछा गया बहुत सारे एग्जाम्स में। After his death, Lord Dalhousie upgraded it into Bethune College. Now, मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। मॉडर्न एजुकेशन की अगर हम बात करें तो साथियों सबसे पहला सवाल तो यही है कि भारत में मॉडर्न एजुकेशन का जनक या फादर किसे कहा जाता है? सो चार्ल्स ग्रांट इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। भारत में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था का जनक कहा जाता है चार्ल्स ग्रांट को। भारत में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था का जनक कहा जाता है चार्ल्स ग्रांट को। और ये जो चार्ल्स ग्रांट है ये कौन है? ही इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। ठीक। उसके बाद में भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, इसको लेके पहला कानून कौन सा था? तो अंग्रेज जब भारत के अंदर अपना रूल इस्टेब्लिश कर चुके थे तो उसके बाद वो कई सारे कानून लेके आते हैं। ठीक है। 1773 में, 1784 में, 1793 में, 1813 में, 1833 में, 1853 में, 1862 में। ठीक है, इस तरीके से करके 1909, 1919,
1935, 1947। तो अलग अलग समय पे कई सारे कानून लेके आए थे, जिनमें से कई सारे कानून को जो है हम चार्टर एक्ट्स के नाम से भी जानते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट्स भी कहते हैं, पीट्स इंडिया एक्ट भी कहते हैं, चार्टर एक्ट भी कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहते हैं, वगैरह वगैरह, जिसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं जल्दी बनाने वाला हूँ, जो अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो पहली बार जो शिक्षा की बात की गई थी, शिक्षा के ऊपर पैसे खर्च करने की बात की गई थी, वो की गई थी 1813 के चार्टर एक्ट में। अच्छा, कितना पैसा खर्च करना था? तो उसमें ये प्रोविज़न था कि शिक्षा व्यवस्था के ऊपर 1 लाख रुपए खर्च किए जाएँ पूरे भारत के अंदर, ठीक है? ये पहली बार था, ठीक है? ये पहली बार था जब अंग्रेज़ों ने भारत में शिक्षा के ऊपर पैसा खर्च करने की बात की, ठीक है ना? शिक्षा और विज्ञान के ऊपर। सो द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 प्रोवाइडेड रुपी 1 लाख पर ईयर फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड साइंस इन इंडिया। तो भारत के अंदर शिक्षा और विज्ञान के प्रमोशन के लिए, ठीक है? शिक्षा और विज्ञान को प्रोत्साहन देने के लिए 1 लाख रुपए सालाना खर्च करने की बात कौन से कानून में कही गई? 1813 के चार्टर एक्ट में कही गई। भारत के अंदर मॉडर्न एजुकेशन का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। 1813 के बाद अगला कानून आता है 1833 में। इस 1833 के कानून में ये जो 1 लाख रुपए की धनराशि है, इसे बढ़ा के कर दिया जाता है 10 लाख रुपए। तो ये क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, ठीक है? सो द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 प्रोवाइडेड रुपी 1 लाख पर ईयर फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड साइंस इन इंडिया। भारत में विज्ञान और शिक्षा के प्रमोशन के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की बात 1813 के चार्टर एक्ट में कही गई थी। Therefore, the East India Company started serious effort to spread the education after 1813। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1813 के बाद ही भारत में शिक्षा व्यवस्था को एक सीरियस मुद्दा मान के उसके ऊपर काम करना शुरू किया था। और यही कारण है कि द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इंक्रीज दिस अमाउंट फ्रॉम 1 लाख टू 10 लाख। यही कारण था कि 1833 के चार्टर एक्ट में इस धनराशि को 1 लाख से बढ़ा के 10 लाख कर दिया गया था, ठीक है? अब जब ये सारे काम होने शुरू हुए तो एक मुद्दा उठा कि भारत में शिक्षा व्यवस्था का माध्यम क्या हो? क्या भारत में जो शिक्षा है वो भारतीय भाषाओं में दी जानी चाहिए, या भारत में जो शिक्षा है वो अंग्रेजी माध्यम में दी जानी चाहिए? क्या भारत में जो शिक्षा है वो जो भारत की जो परंपरा है, संस्कृति है, भारतीय जो भाषाएं हैं, ठीक है, भारतीय इतिहास है, भारतीय समाज है, उसकी शिक्षा दी जाए, यानी उस पे बेस्ड जो एजुकेशन मॉडल है वो होना चाहिए, या वेस्टर्न एजुकेशन पे बेस्ड एजुकेशन भारत में देनी चाहिए, यानी पश्चिमी जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी तर्ज पे भारत में शिक्षा दी जाए, या भारत में जो परंपरा चली हुई आ रही है उसी के आधार पे शिक्षा दी जाए। इसको लेके एक वाद विवाद शुरू हो गया। अच्छा, ये जो वाद विवाद था इसको हम कहते हैं ओरिएंटल एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी, हिंदी में कहते हैं प्राच्यवादी और आंगलवादी विवाद। तो जो प्राच्यवादी और आंगलवादी विवाद है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। 1823 में क्या हुआ? 1823 में एक जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन इस्टेब्लिश की गई थी। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की स्थापना की गई थी 1823 में, और इसके जो मेंबर्स थे, इट्स मेंबर्स डिसएग्रीड अबाउट द मीडियम ऑफ एजुकेशन। इसके जो सदस्य थे वो इस बात को लेके असहमति प्रकट कर रहे थे, आपस में एक दूसरे के साथ इनकी सहमति नहीं बन पा रही थी कि भारत में शिक्षा का माध्यम क्या हो, ठीक है? चलिए अब देख लेते हैं ओरिएंटलिस्ट कौन है। तो ओरिएंटलिस्ट जिन्हें हिंदी में कहते हैं प्राच्यवादी, ओरिएंटलिस्ट की अगर हम बात करें तो हिंदी में क्या कहते हैं? इनको प्राच्यवादी कहते हैं। ये लोग कौन है? दे वर दी सपोर्टर ऑफ ओरिएंटल एजुकेशन, ठीक है, यानी जो जो भारतीय भाषाओं का ज्ञान है, भारतीय भाषाओं का ज्ञान है, अरबी भाषा है, तो भारतीय भाषा और अरबी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने के जो हिमायती हैं उन्हें कहा जाता है ओरिएंटलिस्ट या फिर प्राच्यवादी। कौन कौन शामिल थे? बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, इससे सवाल आता है, ठीक है, इससे सवाल आता है। तो ओरिएंटलिस्ट सपोर्टर थे एस टी प्रिंसेप, एच एच विल्सन, हेनरी थॉमस कोलब्रुक और विलियम कैरी। कोलब्रुक की बात हमने की थी, अभी इनको प्रिंसिपल बनाया गया था, याद हो, एक कॉलेज का। तो प्रिंसेप, याद रखेंगे, प्रिंसेप, एच एच विल्सन, कोलब्रुक और विलियम कैरी, ये कौन है? ये ओरिएंटलिस्ट हैं। ये सवाल आता है, 4 ऑप्शन मिलेंगे, हमें फाइंड आउट करना है कौन ओरिएंटलिस्ट है या कौन नहीं है, कौन एंग्लिसिस्ट है या कौन नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको हर हाल में ध्यान में बिठा लें। कौन कौन? एक तो विल्सन है, एक कैरी है, एक कोलब्रुक है और एक प्रिंसेप है। प्रिंसेप है, विल्सन है, कैरी है, कोलब्रुक है। कोलब्रुक है, कैरी है, विल्सन है, प्रिंसेप है। ये कौन है? ये ओरिएंटलिस्ट हैं जो भारतीय भाषाओं में शिक्षा देने की हिमायत या वकालत करते हैं।
सो दे बिलीव्ड एजुकेशन शुड बी गिवन थ्रू संस्कृत और अरेबिक। इनका क्या कहना है कि भारत में जो शिक्षा व्यवस्था है उसका माध्यम संस्कृत और अरबी भाषा होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग संस्कृत और अरबी को अच्छे से जानते हैं। तो इन लोगों को ओरिएंटलिस्ट कहा गया, प्राच्यवादी कहा गया। किस किस को? प्रिंसेप को, विल्सन को, कोलब्रुक को और कैरी को। प्रिंसेप को, विल्सन को, कोलब्रुक और कैरी को प्राच्यवादी कहा गया। और इनका मानना क्या था कि भारत में शिक्षा व्यवस्था का माध्यम संस्कृत और अरबी भाषा होना चाहिए। ठीक है। और साथ ही साथ ये लोग क्या कहते हैं कि जो पश्चिमी ज्ञान है, वेस्टर्न एजुकेशन है, शुड बी ट्रांसलेटेड इनटू इंडियन क्लासिकल लैंग्वेज। कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है, जो वेस्टर्न नॉलेज है, उसका ट्रांसलेशन किया जाए इंडियन क्लासिकल लैंग्वेज में, भारतीय भाषाओं में उसका अनुवाद किया जाए और फिर यहाँ के लोगों को वो ज्ञान दिया जाए। तो वेस्टर्न एजुकेशन दी जाए लेकिन मीडियम क्या हो? संस्कृत और अरेबिक हो। ठीक है। वेस्टर्न नॉलेज दी जाए लेकिन पहले उसका ट्रांसलेशन हो किसमें? भारतीय भाषाओं में। और ये सारी बात करने वाला जो ग्रुप है वो कौन सा है? ओरिएंटलिस्ट है। जिसमें कौन कौन शामिल है? प्रिंसेप शामिल है, विल्सन शामिल है, कोलब्रुक शामिल है और कैरी शामिल है। ठीक है। इसी तरीके से दूसरा ग्रुप था एंग्लिसिस्ट का। एंग्लिसिस्ट कौन है? देवर दी सपोर्टर ऑफ इंग्लिश। जाहिर सी बात है, नाम में ही छुपा हुआ है। आंगलवादी कौन होंगे? तो आंगलवादी जो है ये कौन है? देवर दी सपोर्टर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। ये इंग्लिश एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन के सपोर्टर हैं। इनका ये मानना है कि भाई शिक्षा का माध्यम क्या हो? शिक्षा का माध्यम इंग्लिश होना चाहिए। और जो वेस्टर्न एजुकेशन है भाई वो भी इंग्लिश में दी जानी चाहिए, कोई ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है। कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं? तो कई सारे लोग इसमें शामिल हैं। एक तो जो भारतीय आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के जनक है, चार्ल्स ग्रांट। ठीक है। तो चार्ल्स ग्रांट कौन है? एंग्लिसिस्ट हैं। विलियम विल्बरफोर्स कौन है? एंग्लिसिस्ट हैं। चार्ल्स ट्रेवेलियन कौन है? एंग्लिसिस्ट हैं। तो चार्ल्स ग्रांट, विलियम विल्बरफोर्स और चार्ल्स ट्रेवेलियन, ये कौन है? ये आंगलवादी हैं जिनका क्या मानना है? इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ एजुकेशन। जिनका मानना है कि शिक्षा का जो माध्यम है वो इंग्लिश होना चाहिए और जो वेस्टर्न नॉलेज है वो पढ़ाई जाए भारतीयों को, लेकिन वो इंग्लिश भाषा में ही पढ़ाई जाए। ठीक है। तो एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट, ये एक इम्पोर्टेंट इशू आता है एजुकेशन सिस्टम में। और इस पे सवाल आते हैं। सवाल एक तो आता है ओरिएंटलिस्ट हैं कौन? एंग्लिसिस्ट कौन है? दूसरा आता है ओरिएंटलिस्ट कौन कौन है? एंग्लिसिस्ट कौन कौन है? तीसरा आता है दोनों की आइडियोलॉजी क्या है। ठीक। अब बात करते हैं मैकाले मिंट की। 1835 की अगर बात करें, इस टाइम भारत का जो गवर्नर जनरल था, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसका नाम था विलियम बेंटिंक। और विलियम बेंटिंक को बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी कहा जाता है। इसी के प्रयासों से भारत में 1829 में सती प्रथा के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था। तो मैकाले मिंट की बात करें 1835 में, देखते हैं क्या। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक अपॉइंटेड थॉमस बेबिंगटन मैकोले टू सेटल द लैंग्वेज डिस्प्यूट। अब ये जो 1823 में जो विवाद उठा था कि माध्यम क्या हो शिक्षा का, जिसमें दो ग्रुप हमने देखे, ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट, इस वाद विवाद का सॉल्यूशन निकालने के लिए विलियम बेंटिंक ने क्या किया? थॉमस बेबिंगटन मैकाले को अपॉइंट किया और उसे ये जिम्मेदारी दी कि भाई सॉल्यूशन निकालो कि शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, शिक्षा का मॉडल भारत में क्या होना चाहिए। 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने अपनी रिपोर्ट पेश की। 2 फरवरी 1835 को 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया था। इस रिपोर्ट को ही मैकाले मिंट के नाम से जाना जाता है। मैकाले का विचार क्या था? उसका विचार ये था, ही बिलीव्ड यूरोपियन लैंग्वेज वाज सुपीरियर टू ईस्टर्न नॉलेज। कि जो यूरोपियन नॉलेज है वो ईस्टर्न नॉलेज से ज़्यादा सुपीरियर है। ये मानना था कि इसका मैकाले का पूरा नाम क्या था? थॉमस बेबिंगटन मैकाले। इसको अपॉइंट किसने किया था? विलियम बेंटिंक ने। किस लिए अपॉइंट किया था? एजुकेशन का मीडियम क्या हो उसका समाधान निकालने के लिए। इसको लेके इसने अपनी रिपोर्ट, जिसको मैकाले मिंट कहते हैं, कब सबमिट की थी? 2 फरवरी 1835 को। मानना क्या था? सीधा था कि वेस्टर्न जो नॉलेज है वो ज़्यादा सुपीरियर है और जो ईस्टर्न नॉलेज है वो इन्फीरियर है। तो इसने कहा कि जो पूर्वी ज्ञान है, पूर्वी शिक्षा व्यवस्था जो है वो बहुत निम्न श्रेणी की है और पश्चिमी जो शिक्षा व्यवस्था है, पश्चिमी शिक्षा व्यवस्था का जो मॉडल है वो बहुत उच्च श्रेणी का है। तो जाहिर सी बात है किसकी वकालत करेगा? ये एंग्लिसिस्ट को सपोर्ट करेगा। चलिए देखते हैं। ही सेड दैट अ सिंगल शेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वाज वर्थ मोर देन ऑल इंडियन एंड अरब लिटरेचर। इन भाई साहब ने एक स्टेटमेंट दे दी कि एक एक अच्छी यूरोपियन लाइब्रेरी का जो एक शेल्फ होता है उस पे जितनी किताबें रखी हुई हैं, उन किताबों की गुणवत्ता भारत सारे के सारे भारतीय और अरबी साहित्य, सारे के सारे भारतीय और अरबी साहित्य से भी कई सौ गुना ज़्यादा है। सो दिस शोज हिज मेंटेलिटी दैट हाउ ही क्रिटिसाइज द ईस्टर्न एजुकेशन सिस्टम। ये उसकी मानसिकता को दर्शाता है कि उसने
पूर्वी शिक्षा व्यवस्था को किस हद तक पूर्वी शिक्षा व्यवस्था की किस हद तक आलोचना की थी। तो क्या कहता है कि यूरोप की एक अच्छी लाइब्रेरी में बुक शेल्फ जहाँ किताबें रखी होती हैं, उस अलमारी का वो एक हिस्सा, एक एक खाना जिसमें किताब रखी हैं, कहा कि उन किताबों में जो नॉलेज मिलेगी ना, वो कई सौ गुना ज़्यादा अच्छी है पूरे के पूरे भारतीय और अरबी साहित्य से। चलिए भाई, ठीक है, कह सकते हैं तुम्हारा राज है। He wanted to create a class of people who were Indian in blood and color। ये एक ऐसे ऐसे भारतीय नस्ल की स्थापना करना चाह रहा था, एक ऐसी क्लास, एक ऐसे वर्ग की स्थापना करना चाह रहा था जो रंग रूप से तो भारतीय हों, जो रंग रूप से तो भारतीय हों, बट टेस्ट की बात करें, आइडियाज़ की बात करें, मोरल की बात करें, इंटेलेक्ट की बात करें, बुद्धि की बात करें, नैतिकता की बात करें, विचारों की बात करें, खान पान की बात करें, उसमें वो इंग्लिश हो, वो अंग्रेजों की तरह दिखते हो। तो मैकाले जो है, मैकाले क्या कहता है कि वेस्टर्न नॉलेज सुपीरियर है, ईस्टर्न नॉलेज इन्फीरियर है। कहता है कि अच्छे एक यूरोपियन लाइब्रेरी की शेल्फ की कीमत का मुकाबला भारतीय साहित्य और अरबी साहित्य से भी कई ज़्यादा गुना है। और इसका क्या मानना था, ये एक ऐसी क्लास क्रिएट करना चाह रहा था, एक ऐसे वर्ग की स्थापना भारत में करना चाह रहा था जो रंग रूप से भारतीय हों, लेकिन जो टेस्ट, आइडियाज़, मोरल और इंटेलेक्ट में कैसे हों, अंग्रेजों जैसे दिखते हों। ठीक है, तो ये मैकाले मिंट की बात थी। इस मैकाले मिंट को विलियम बेंटिंग ने 7 मार्च 1835 को एक्सेप्ट कर लिया था। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। तो 7 मार्च 1835 को क्या हुआ, 7 मार्च 1835 को विलियम बेंटिंग ने मैकाले की जो रिकमेंडेशंस थी उनको एक्सेप्ट कर लिया, और इंग्लिश बिकेम द मेन लैंग्वेज फॉर हायर एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासनिक भाषा अंग्रेजी बना दी गई और उच्च शिक्षा की भाषा भी अंग्रेजी बना दी गई, यानी अंग्रेजी में ही उच्च शिक्षा दी जाएगी और अंग्रेजी में ही सारा का सारा प्रशासनिक कामकाज किया जाएगा। ये बात 1835 में एक्सेप्ट कर ली गई थी। और किसने ये रिकमेंडेशन दी थी, तो मैकाले ने ये रिकमेंडेशन दी थी 2 फरवरी 1835 की अपनी रिपोर्ट में, जिसे मैकाले मिंट कहते हैं। और इस रिपोर्ट को 7 मार्च 1835 को विलियम बेंटिंग ने एक्सेप्ट कर लिया था। इंग्लिश ग्रेजुअली रिप्लेस पर्शियन एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। अंग्रेजों के भारत में आने से पहले भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी थी, फारसी थी, पर्शियन थी। सो पर्शियन वाज रिप्लेस्ड ग्रेजुअली बाय द इंग्लिश लैंग्वेज। अब बात करते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ठीक है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को देने वाले कौन थे, लॉर्ड ऑकलैंड थे। लॉर्ड ऑकलैंड ने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दी थी। इसका मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फर्स्ट एजुकेट द अपर क्लासेस। ठीक है, फर्स्ट एजुकेट द अपर क्लासेस, इसका सीधा सिंपल सा मतलब ये था कि सबसे पहले भारत के अंदर जो उच्च वर्ग के लोग हैं उन्हें शिक्षित किया जाए, फिर धीरे धीरे उन्हीं के ऊपर पैसा खर्च किया जाए, उन्हें शिक्षित किया जाए, फिर वो लोग बाकी बचे हुए समाज को शिक्षित करने का काम करेंगे। यानी शिक्षा व्यवस्था जो है ऊपरी वर्ग को दी जाए तो वहां से रिस रिस के छन छन के बाकी निम्न वर्ग के लोगों तक पहुंच जाएगी। ये थ्योरी है जो है, इसे कहा जाता है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। इस थ्योरी को किसने दिया था, लॉर्ड ऑकलैंड ने दिया था। और इस थ्योरी का मतलब क्या है कि सबसे पहले जो अपर क्लासेस के लोग हैं उन्हें एजुकेट किया जाए, उसके बाद एजुकेशन विल ग्रेजुअली स्प्रेड टू द कॉमन पीपल। उसके बाद एजुकेशन जो है वो आम जनता तक अपने आप पहुंच जाएगी, यानी ये लोग उनको एजुकेट कर देंगे। मैकोले हैड ऑल्सो फॉलोड ए सिमिलर आइडिया, और मैकोले का भी यही आइडिया था। तो साथियों, ये सारी की सारी बातें थी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। ठीक है, ये पहली वीडियो है, अभी इसके बचे हुए पार्ट्स हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में सारा का सारा कंटेंट एक साथ आ जाए, या हो सकता है 3 वीडियोस में टॉपिक खत्म हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री का ये जो टॉपिक है ये आपको पसंद आया होगा, मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो हमारा चैनल है दी हिस्ट्री वर्ल्ड विद संदीप, उसे सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।